चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रिज्यूम बनाना है हमें। हम वर्ड के अंदर ऐसे नॉर्मल फंक्शंस को देखें, नॉर्मल टूल्स की सहायता से हम कैसे एक बेहतर और इफेक्टिव एक रिज्यूम बना सकते हैं, एक बेहतर फॉर्मेट उसका तैयार कर सकते हैं। ये सारी आज हम चीज़ें सीखने वाले हैं। रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ड को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वर्ड हमारा ओपन है। वर्ड ओपन होने के बाद रिज्यूम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे रिज्यूम की। उसके लिए मैं कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ और हम यहाँ पे टाइप करते हैं रिज्यूम। ठीक है। रिज्यूम टाइप करने के बाद हमने हेडिंग इसे बनाना है। इसको हम पहले क्या करते हैं, पैराग्राफ ग्रुप में जाते हैं। सेंटर लाइन वाले ऑप्शन की सहायता से हम इसे सेंटर लाइन कर लेते हैं। चूंकि ये हेडिंग है तो इसको थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं। मैंने इसे कर दिया टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ पर हम इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। साथ ही साथ बोल्ड फंक्शन हम इस पर अप्लाई कर देते हैं, जिससे ये और ज़्यादा बोल्ड और ज़्यादा उभर के दिखे। साथ ही साथ इसे मंडल लाइन भी कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी है रिज्यूम की। इसके बाद हम इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने रिज्यूम के अंदर फंक्शन अप्लाई किए थे, कुछ भी टाइप करें तो वही फंक्शन वहाँ पर वापस से अप्लाई हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटर मारने के बाद सबसे पहला काम करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके जो फॉर्मेटिंग हमने इसके पहले रिज्यूम पे अप्लाई की हुई है उसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं। अभी ये सारे फंक्शन हट चुके हैं। अब नॉर्मल हमें टेक्स्ट लिखना है। ठीक है। रिज्यूम हेडिंग देने के बाद सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो हमें ये करनी है कि जिस पर्सन का हम यहाँ पे रिज्यूम बना रहे हैं हम उसका यहाँ पे नाम टाइप करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ, कैप्सूल लोगों ने हम बंद कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ मयंक शर्मा। ठीक है। सॉरी, हमने नाम दिया। नाम देने के बाद हम नाम जो दिया है व्यक्ति का उसे भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसका यहाँ पे साइज इंप्लीमेंट कर लेते हैं, साइज बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम फॉन्ट फैमिली जो भी हमें सुटेबल लगती है हमारे रिज्यूम के अनुसार हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसकी साइज और थोड़ी बढ़ा लें। ठीक है। साइज बढ़ाने के बाद दूसरी जो चीज़ हमें करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पर नाम दे चुके हैं, उसके बाद हमें देना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ मोबाइल नंबर। ठीक है। और यहाँ पे हम कॉलम लगा देते हैं। कॉलम लगाने के बाद हम करते हैं +91। +91 हम इंडियन नंबर्स के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं। ठीक है। नंबर जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे मोबाइल नंबर, यहाँ पे तो मैं एक डिफ़ॉल्ट नंबर आपको बता रहा हूँ करके, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। और आप ध्यान रखिए कि जो मोबाइल नंबर आप लिख रहे हैं वो 5 के कॉम्बिनेशन में। जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ नंबर है तो आपने 5 डिजिट्स पहले टाइप कर ली, देन उसके बाद बची हुई 5 डिजिट्स आपने यहाँ पे टाइप कर दी। टोटल 10 डिजिट्स का हमारा मोबाइल नंबर होता है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। मोबाइल नंबर देने के बाद दूसरी जो चीज़ है वो है मेल आईडी। ठीक है। यहाँ पर हम इसको देते हैं मेल आईडी। ठीक। मेल आईडी लिखने के बाद कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर हम एक मेल आईडी देंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट मेल आईडी लिख रहा हूँ। ठीक। आपको क्या करना है, आप यहाँ पर वो मेल आईडी देंगे जो आपकी एक्टिव मेल आईडी हो। जब भी हम रिज्यूम किसी कंपनी में देते हैं तो जो भी उसका फीडबैक होता है वो उसी मेल आईडी पे कंपनी द्वारा हमें प्राप्त होता है, जो मेल आईडी हमने हमारे रिज्यूम में दी हुई होती है। तो उसके लिए मेल आईडी लिखते समय ध्यान रखें कि वो एक्टिव मेल आईडी ही हो जो आप रिज्यूम के अंदर देने वाले हैं। ठीक है। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइड में एक इमेज और अप्लाई कर लेंगे, एक फोटो यहाँ पे लगा लेंगे अपनी। ठीक है। जिससे क्या हो कि जो पर्सन है उसको डायरेक्टली वो चीज़ें क्लियर हो जाए कि किसका रिज्यूम आया है, और वहाँ पे फोटो होने से थोड़ा और अच्छा भी लगता है वो। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे पिक्चर वाले फंक्शंस पे जाते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं हमारे पिक्चर वाले फंक्शन में, जहाँ पे हमने इमेज रखी हुई। यहाँ से मैं एक इमेज को ले लेता हूँ और ये हमारी एक इमेज आ चुकी है स्क्रीन पर। ठीक है। मैं इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। यहाँ पे जो इसके नोट्स बने हुए हैं इनकी सहायता से हम इस इमेज को छोटा कर लेते हैं। इमेज छोटा करने के बाद इसको एक पोजीशन देना आवश्यक है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट वापरिंग में जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट वापरिंग में जाएंगे और इसको कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक। उसके बाद हम इसे अपनी आवश्यकता अनुसार जिस भी प्लेस पर रखना चाहें उसको रख सकते हैं। तो ये हमने इमेज को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है। इमेज पुट कर दिया है, यहाँ पे हमने बेसिक डिटेल्स दे दी हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है कि लाइंस के बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो इस स्पेस को कम करने के लिए हम इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं और इस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हम यहाँ पे जाते हैं लाइन स्पेसिंग के अंदर, और यहाँ जो इसका सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो प्रॉपरली एक दूसरे के पास
कम से कम स्पेस में, जो लाइन स्पेसिंग है बीच में, वो कम से कम करके वो आपस में सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके होने के बाद हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे लाइन अप्लाई कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक अंडरलाइन यूज कर सकते हैं या बॉर्डर यूज कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शेप से जाकर के एक लाइन ड्रॉ करें। उससे ये होता है कि वो जो लाइन होती है वो आप एक फिक्स रेंज तक यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं, जो हम अंडरलाइन या बॉर्डर की तरह यूज करते हैं। और ये जो लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वो पूरे पेज पे यहाँ पे जहाँ तक हम चाहिए वहाँ तक हम उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर हम फॉर्मेट में जाकर के कुछ फंक्शंस और अप्लाई कर सकते हैं, जैसे उसकी बॉर्डर को ठीक मोटा कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई इफेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी दो चीज़ें हो गई। सबसे पहला हमने हेडिंग दे दी और उसके बाद बेसिक डिटेल दे दी है अपनी। ठीक है, इतना चीज़ कंप्लीट होने के बाद जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर, ठीक है, इंटर कर लेते हैं इसे। जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमारा जो रिज्यूम है उसका हमें क्या लिखना है यहाँ पे, उसका हमें लिखना है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, रिज्यूम का ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे लिखेंगे। रिज्यूम का ऑब्जेक्टिव हमारा कैसा होना चाहिए, जिसको पढ़ते से ही जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो सके, मतलब जो भी रिज्यूम आपका पढ़ रहा है उसको क्लियर हो जाए कि आप उस कंपनी में किस लिए आए हैं और आप क्या करना चाहते हैं उस कंपनी के साथ जुड़ करके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर और एक बेहतर हम वहाँ पे ऑब्जेक्टिव वहाँ पे राइट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए आप उसको सर्च कर सकते हैं, बुक्स की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे नेट पे फॉर्मेट्स भी अवेलेबल हैं जहाँ से आप एक बेहतर ऑब्जेक्टिव लेकर के वहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक और क्लास करेंगे जिसमें हम और अच्छे समझाएंगे कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से लेना है। अभी फिलहाल तो हम एक फॉर्मेट समझ रहे हैं कि एक रिज्यूम का फॉर्मेट क्या होता है और वो किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी ऑब्जेक्टिव की, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट मेरे पास पहले से लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव का, मैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने एक दे दिया है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव जो हमने बनाया है हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक कुछ ऐसा फंक्शन अप्लाई करें जिससे वो अलग से हाईलाइट हो सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाकर के इसको शेडिंग दे देंगे। शेडिंग का कोई भी एक पर्टिकुलर हम कलर ले लेंगे जिससे वो बेहतर थोड़ा दिखे। यहाँ पर मैं एक शेडिंग ले लेता हूँ, ये शेडिंग हमने ले ली यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव अलग से यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब चूंकि आप देख पा रहे हैं कि लाइन स्पेसिंग थोड़ी कम है, तो अगर आप चाहें तो जैसे हमने रिमूव किया था लाइन स्पेसिंग को, ठीक है, लाइन स्पेसिंग से जा करके उसको वापस से आप ऐड भी कर सकते हो, जिससे वो लाइन स्पेसिंग जो हटी हुई है वो वापस अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो हमारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो चुकी हैं, ऑब्जेक्टिव ले चुके हैं हम। ऑब्जेक्टिव लेने के बाद जो दूसरी चीज़ होती है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ जिसे मैं बताना चाहूँगा, वो है हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, या जिसको आप कहते हैं एजुकेशन। ठीक है, हम एजुकेशन ना लिख करके उसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखते हैं। उससे क्या होता है, वो थोड़ा सा प्रभावशाली हमें वहाँ पे लगता है। ठीक है, हमने यहाँ पे दूसरी हेडिंग दे दी है एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। ठीक है, इसके ऊपर भी हम वो सेम फंक्शन अप्लाई कर देंगे शेडिंग वाला, जिससे वो हमारा हेडिंग थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। उसके लिए करना कुछ नहीं है, आप फॉर्मेट पेंटर पे चले जाइए और यहाँ से जो पहले आपने अप्लाई किया था फॉर्मेटिंग हेडिंग के ऊपर, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप इसको दूसरा कलर शेड देना चाहें तो आप यहाँ पे सेटिंग पे जा करके दूसरा कलर शेड भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक दूसरा कलर शेड दे दिया। ठीक, इसके बाद हम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के अंदर कुछ डिटेल्स लिखते हैं। यहाँ पे इंटर करने के बाद हम यहाँ पे वापस से क्लियर फॉर्मेटिंग कर लें, जिससे कि वो डेटा हमारा नॉर्मल हो जाए वापस से जो हम राइट करने वाले हैं। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के अंदर सबसे पहले हम हायर डिग्री लिखते हैं और उसके बाद जो भी हमारी डिग्रीज होती हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए जैसे कोई स्टूडेंट है जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट का बीएससी का है, तो हमने यहाँ पे लिखा बीएससी फ्रॉम डीएवीवी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, आप पूरा लिख सकते हैं उसे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया कि उसने बीएससी कंप्लीट किया है डीएवीवी से। आप यहाँ पे ईयर दे सकते हैं कि किस ईयर में किया है। ठीक है, आप ईयर दे सकते हैं। इसके बाद जो भी डिग्रीज हैं, वो जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं या जो भी क्लासेस आपने पास की है वो आपको लिखनी है। इसमें मेरा सेकेंड 12th, सॉरी यहाँ पर हम लिखते हैं 12th फ्रॉम एमपी बोर्ड भोपाल। ठीक, इसी तरह से जैसे आपने ये 12th लिखा, इसी तरह से आप 10th लिख लीजिए, 10th फ्रॉम जो भी आपका बोर्ड होगा उस बोर्ड से आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, सभी के बाद फुल स्टॉप लगाना ना भूलें, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा लिया है। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मेट है हमारा
अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो भी हमने यहाँ पे अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं हम उसको यहाँ से जा करके बुलेट्स दे देते हैं। ठीक, तो बुलेट से ये अच्छे से थोड़ा हमारा डिस्प्ले होता है। ठीक है, चलिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गई हमारी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा। अब जब आप इंटर करते हैं तो आप देख पाएंगे कि वो बुलेट्स वापस आ जाता है। ठीक है, उसके लिए करना कुछ नहीं, आप बैक स्पेस का बटन दबाएं 2 बार, वो हट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लेंगे वर्क एक्सपीरियंस का। ठीक है, जो भी आपको वर्क एक्सपीरियंस हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और वर्क एक्सपीरियंस यदि आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे फ्रेशर भी लिख सकते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे दे दिया फ्रेशर। अब चूंकि इसको हमें हेडिंग के रूप में अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर इसको फॉर्मेट प्रिंटर कर देते हैं। इसके ऊपर वही फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। सॉरी, किस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो जो हमने पहले इसके दिया था, जो हमने फंक्शन अप्लाई किया था हेडिंग के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट प्रिंटर से यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया फ्रेशर, इसको भी हम बुलेट कर लेते हैं। जो भी एक्सपीरियंस हो आपको, एक्सपीरियंस वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ईयर्स के अंदर हो, मंथ्स के अंदर हो। ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे फ्रेशर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल डिटेल्स का। ठीक है, हम यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा हमारा, पर्सनल डिटेल्स का। ठीक है, पर्सनल डिटेल के अंदर क्या क्या चीज़ें अप्लाई होंगी हमारी। पर्सनल डिटेल के अंदर अभी इस पहले चीज़ तो आप क्या दे चुके हैं, अपना डिटेल दे चुके हैं, आपका अपना नाम दे चुके हैं, आप मोबाइल नंबर दे चुके हैं, अपना मेल आईडी दे चुके हैं। इसके बाद क्या आता है, फादर्स नेम। ठीक है, आप यहाँ पे अपने पिता का नाम दे सकते हैं। ठीक है, फादर्स नेम। ठीक, नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक, डेट ऑफ बर्थ के बाद जो अगली चीज होगी वो क्या होगी, आपका मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस के बाद नेक्स्ट होगी आपकी हॉबीज। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल के अंदर देनी होती है। जैसे हम बात करें फादर्स नेम की, तो अच्छा एक चीज़ तो ये हो गई, आपने यहाँ पे नाम ले लिए। अब यहाँ पे आप टेब अप्लाई करके उसकी जो है गैपिंग को ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा स्पेस ले सकते हैं। उसके बाद कोलन लगाएं और यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ें जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखने का जो फॉर्मेट है वो आप ध्यान से देख लें, DD MM Y। ठीक है, आप यहाँ पे 4 टाइम ले सकते हैं, मतलब 4 डिजिट्स का ईयर ले सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो सिंगल। ठीक, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, ये डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपन ने डिटेल दे दी। ठीक है, इसके बाद हॉबीज़ के अंदर जनरली जो आपकी हॉबीज़ हैं आप वो यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक, ये चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, पर्सनल डिटेल के बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, ठीक है, वो होगा डिक्लेरेशन। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं एक उस रिज्यूम की जो एक नॉर्मल फ्रेशर स्टूडेंट का होता है। ठीक है, तो आपने आप बेसिक डिटेल्स दे दी हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, आपका डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन हेडिंग देने के बाद हम वापस वही करेंगे। ठीक, फॉर्मेट प्रिंटर करेंगे और इसके ऊपर वही फंक्शन अप्लाई कर लेंगे जो हमने हेडिंग पे पहले दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमें क्या देना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन में हमें क्या लिखना होता है, डिक्लेरेशन में हमें बस ये लिखना होता है कि जो भी जानकारी हमने यहाँ पर अपने रिज्यूम के अंदर दी हुई है वो हमारी नॉलेज के अनुसार बिल्कुल सही है। यदि गलत पाई जाती है तो उसके लिए स्वयं हम जिम्मेदार होंगे। इस तरह की चीज़ें हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन के अंदर हम लिखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हम डिक्लेरेशन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूंकि मेरे पास पहले से सारी चीज़ें कंप्लीट है, मैं यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक, ये हमने डिक्लेरेशन दे दिया। डिक्लेरेशन देने के बाद नीचे जो है हमें दो चीज़ें मेंशन करनी होती है, एक तो डेट, ठीक, ये डेट का कॉलम हम यहाँ पे डेट हेडिंग डाल करके हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। जब भी हम रिज्यूम लेकर के जाते हैं जिस भी डेट को, हमें वो डेट वहाँ पर मेंशन करनी होती है, इसलिए हम उसे वहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है दूसरी, वो होती है उसका प्लेस, ठीक है। डेट और प्लेस हमें दो चीज़ें यहाँ पर लिखनी होती हैं, ठीक। ये दोनों ही ब्लैंक होती हैं। ये हम तब भरते हैं जब हम पर्टिकुलर कंपनी में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर उस जिस डेट को हमारा इंटरव्यू होता है वो डेट हम वहाँ मेंशन कर देते हैं। जैसे इंदौर, देवास, भोपाल, कहीं भी आप पटना कर रहे हैं, लखनऊ कर रहे हैं, वो चीज़ वहाँ पर हमें मेंशन करनी होती है, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है लास्ट में वापस से आपका नाम, जिस पर्सन का रिज्यूम बना हुआ है उसका नाम। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेते हैं, राइट अलाइनमेंट कर लेते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट तो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, हम इसे यहाँ पर राइट अलाइनमेंट कर लेते हैं। और राइट अलाइनमेंट करने के बाद वापस से हम रिज्यूम जिसका है, जैसे जिस भी पर्सन का आपने अपना रिज्यूम बनाया है, तो आपका नाम यहाँ पर एंड में मेंशन करना होता है। और जब आप रिज्यूम सबमिट करते हैं तो उस समय क्या करना होता है, यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करके इसको सबमिट करना होता है। इसे हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक रिज्यूम तैयार हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले हमने हेडिंग दी है, हेडिंग के बाद बेसिक डिटेल्स दी हुई हैं। उसके बाद हमने अलग अलग यहाँ पर हेडिंग्स, जो अलग अलग हमारे टॉपिक्स हैं उसकी जानकारी दे दी। ऑब्जेक्टिव, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल, ठीक है, डिक्लेरेशन, उसके बाद डेट एंड प्लेस, ठीक। ये हमारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद अगर आप चाहें इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना, तो आप यहाँ पर जा करके पेज लेआउट के अंदर आप जा करके उसको पेज बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव आपको दिखने लगेगा। उस समय आपको करना बस इतना है कि ये जो आपने लाइन ली थी, इस लाइन की साइज को आपको पेज बॉर्डर के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो ये हमने इसे सेट कर लिया यहाँ पर पेज बॉर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये हमारा रिज्यूम तैयार हो गया। एक क्या नॉर्मल रिज्यूम है किसी बीएससी पास स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमने यहाँ पे फीड कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से एक साधारणतः एक बहुत ही बेहतर आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं यदि आप फ्रेशर हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, आपके पास मल्टीपल डिग्रीज हैं, तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मेरे पास तो फिर ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। एमएससी अगर है, एमएससी ऐड कर लिया, ठीक है। जितनी चीज़ें हैं आप आगे इसमें और ऐड कर सकते हैं, ठीक। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक बार फॉर्मेट तैयार कर लिया, आप चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे फ्रेशर लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस करना है, आप एक्सपीरियंस कर दीजिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिटेल्स देंगे, डिटेल्स लेकिन आपको वही देना है जो वास्तविक है, जो सही हो, जिसके प्रमाण आपके पास उपलब्ध हो, ठीक। तो इस प्रकार से हम एक बेहतर रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम एक छोटे रूप में इसका पहले प्रिंट आउट का जो है लेआउट देख लेते हैं, प्रिंट पे है। और ये कुछ इस तरह का लेआउट हमें इस प्रिंट का दिखता है, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि वर्ड के अंदर रिज्यूम किस तरह से तैयार किया जाता है। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने जो भी फीडबैक हो ज़रूर बताएं कि ये किस तरह से आपको लगा। और साथ ही साथ इसके अंदर जो और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि और हम इसके अंदर क्या क्या बेहतर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यदि बनाना हो, इससे ज़्यादा गहन और इससे ज़्यादा व्यवस्थित बनाना हो, तो हम उसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यदि हम बात करें फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, तो ये एक बेहतर रिज्यूम होगा, एक सिंपल, साधारण और एक बढ़िया अट्रैक्टिव रिज्यूम होता है ये, ठीक है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं और एक अच्छा प्रभावशाली रिज्यूम ये रहता है, ठीक। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।